नमस्ते दोस्तों, नमस्ते विद्यार्थियों। उच्च माध्यमिक परीक्षा हिंदी साहित्य 2023 संपूर्ण पेपर का हल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। और आप चैनल से नए हैं जुड़े हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत और बेल आइकन दबा करके और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो पेपर है बहुत अच्छा पेपर आया था और इसके शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले अपठित गद्यांश था आपके और इसमें इसका उचित शीर्षक है जो ये है, पहला ही ऐसा ही है, भारतीय संस्कृति में पारिवारिक एवं सामाजिक महत्व इसके बारे में। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृतियों पर बल दिया गया। दूसरा प्रश्न तो इसमें एकांत साधना पर बल दिया गया है। विद्यार्थियों, पेपर का स्तर एकदम बोर्ड कक्षा के अनुरूप था। हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा महत्व दिया गया है पारिवारिकता पर। कुछ प्रश्न हालांकि गहरे भी थे, लेकिन फिर भी पेपर जिसने अच्छी मेहनत की साल भर उसके लिए अच्छा पेपर था। पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ाना श्रेष्ठ कर है तो सामाजिकता। विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए यहाँ पर अभी मैं घर भी नहीं पहुँचा हूँ और बीच में ही मैंने सोचा कि क्यों न विद्यार्थियों को जल्द से जल्द हल उपलब्ध करवा दिया जाए आंसर की, और विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर शायद आपको नहीं मिले होंगे। तो यहाँ मैं आपको सभी के उत्तर बताऊँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, और एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। ग्रहण शब्द का विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द, तो विलोम शब्द है ग्रहण का मतलब लेना और त्याग यानी देना, तो इसका त्याग होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है? सम्मिलित परिवार की प्रथा को अत्यधिक बढ़ाने से व्यक्ति के व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये पहले अपठित गद्यांश था। अब अपठित काव्यांश यानी पद्यांश का, तो यहाँ पर देखो, मुझे कदम कदम पर, तो ये कविता है, यही कविता है। और इस कविता को लिखने वाले हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध ने ये कविता आपके लिखी है। उनकी ये कविता है जिसमें जीवन के बारे में बताया विद्यार्थियों। तो ये बहुत अच्छी कविता है और इसमें आपके पहला इसका शीर्षक है, मुझे कदम कदम पर। कवि को चौराहे कैसे मिलते हैं? तो बाहें फैलाए हुए, जहाँ हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक जीवन के नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटती है, भाव पंक्ति का जीवन में चलने के लिए सौ राहें चुनना, है ना, ये इसका उत्तर होगा। अपने शब्द का विलोम शब्द विपरीतार्थक अपना पराया होता ही है, तो ये अपना और पराया। फूटती शब्द का तत्सम शब्द स्फुटन होगा। काव्यांश का मूल कथ्य क्या है? जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना, है ना, यही होना चाहिए। जहाँ तक मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना। इसके बाद देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो विद्यार्थियों आप सबको याद होगा, जिसको मैंने अध्ययन करवाया, हूबहू मैंने परिभाषा लिखाई थी जब व्याकरण करवाई, कोर्स करवाया था मैंने। तो जिस विद्यालय में, जहाँ पर मेरा जो वीडियो देखेंगे, जो देख रहे हैं उनको अपना पता चल ही जाएगा। का रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को जो है वो गुण कहते हैं। ये हूबहू परिभाषा दी है अलंकार परिजार से उठा करके। कब की एक टक डटी रही टटिया अंगुरन टारी, पंक्ति में आपके इसमें क्लिष्ट दोष है, टे जो है वो वर्ण लिए गए हैं, तो मूर्धन्य वर्णों को काम में लेने क्लिष्ट दोष होना चाहिए इसमें, शायद यही है। मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। वर्षन तली के छंद में 14 वर्ण होते हैं, इसमें 14 वर्ण होते हैं विद्यार्थियों। और चरण सरोज, ये भी आपको मैंने कल ही इसका हल करवाया था, आपको याद हो तो मैंने कल ही इसको हल करवाया था। चरण सरोज यानी चरणों का सरोज, कमल रूपी चरण, तो आरोप लगाया गया, रूपक अलंकार है, तो हूबहू आया आपके। वर्षन ताली का थोड़ा सा विद्यार्थियों जरूर थोड़ा कट हार्ड पूछा गया है। जब दो काव्यों में, ये है भी नहीं शायद, कोर्स में भी नहीं है, जब दो काव्यों में वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो ये तो दृष्टांत है। बिंब प्रतिबिंब मतलब एक दूसरे का प्रतीक होता है। जैसे उदाहरण, हरि का नाम लेने से जैसे आदमी की मुक्ति होती है, तो वैसे ही एक चिंगारी से घास की ढेर जल जाता है, तो दृष्टांत है। पर बिंब और प्रतिबिंब मिलता जुलता है, दृष्टांत अलंकार। अब देखो, 20 शब्दों में जो उत्तर है उसके भी मैं कुछ प्रश्नों को आपको बता देता हूँ। आपके शायद सभी के अच्छा प्रश्न हुआ, पेपर हुआ होगा। उपमा अलंकार को परिभाषित करना केवल 1 नंबर का प्रश्न है। तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु से जो समानता व्यक्त की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं, या उपमेय की उपमान से समानता व्यक्त की जाती है उपमा अलंकार कहते हैं। शासी, सरिस, सदृश्य, ये इसके वाचक शब्द हैं। कहती हुई यो न
चित्रा के नत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर आपके मानो शब्द दिया हुआ है, जन्नो जन्नो मनो मानो, ये उत्प्रेक्ष अलंकार की कल्पना व्यक्त की गई, तो उत्प्रेक्ष अलंकार है इसका राइट आंसर। समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है, तो विद्यार्थी उल्टा पिरामिड शैली होती है। थोड़ी सी शायद बाधा उत्पन्न हो रही होगी, वीडियो में शोर उत्पन्न हो रहा होगा क्योंकि मैं हाईवे के पास खड़ा हूँ और विद्यार्थियों वहीं से मैंने वीडियो आपको बना के ये अपलोड किया है जो आप वीडियो देख रहे हो। इसलिए प्लीज़ जितने मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक जो भी विद्यार्थी हैं, जिस सभी की जिज्ञासा शांत हो जाए, पता चल जाए भी मैंने क्या लिखा है और किस प्रकार का मेरा उत्तर था। इन शैलियों के नाम लिखिए। तो उल्टा पिरामिड शैली है, उसके 3 भाग हैं, इंट्रो, मुकड़ा और समापन। विचारपूर्ण लेखन क्या होता है? तो विचारपूर्ण लेखन वो होता है जिसमें पाठ्यक्रम का स्वरूप तय करना होता है, समीक्षा करके फिर जो लेखन लिखा जाता है वो विचारपूर्वक लेखन होता है, विचारपूर्ण। अगला प्रश्न था, समाचार माध्यम में एक सफल साक्षात्कार के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? उसे उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, भावनात्मक उसमें परिपक्वता होनी चाहिए, क्रोध सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, स्थिर व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ये कई चीज़, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होना चाहिए, ये इसके सफल एक साक्षात्कार इंटरव्यू के गुण हैं देने वाले के। निराला की कविता सरोज स्मृति किस पर आधारित है? तो ये पुत्री की स्मृतियों पर, यादों पर केंद्रित है। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ की विधा कौन सी विधा है? तो ये यात्रा वृत्तांत है या विद्यार्थियों, है ना, ये यात्रा वृत्तांत है। धुंध से उड़ती धुन इस काव्य संग्रह से लिया गया है, धुंध से उड़ती ध्वनि, तो ये आपने ऐसा ही लिखा होगा इसमें। कच्चा चिट्ठा का मूल भाव क्या है? तो ये कच्चा चिट्ठा एक आत्मकथा है, अंश है, और इसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है कि जी मैं जहाँ भी जाता हूँ छूं से हाथ नहीं लौटता हूँ, कुछ न कुछ लेके आता हूँ। और प्रयाग संग्रह के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें संग्रह भी की थी। तो जीवन में कहने का अर्थ है कि भी मूल विषय ये है, आप समझ गए होंगे, ये आपने इसका उत्तर लिखना था जो आपने ऐसे ही लिखा होगा। शब्दों से जुड़ना, प्ले विद द वर्ड्स, ये शब्द ही ध्यान देना, प्ले विद द वर्ड्स, ये है ना, इस पर ही आपका है कविता की दुनिया में प्रवेश करना। तो ये W.H. ऑर्डन ने कहा था, W.H. ऑर्डन का कथन है ये। नाटक सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? तो संवाद है, डायलॉग। ये आपने ऐसा लिखा होगा इसका उत्तर। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे हैं ये तो, नाटक संस्कृत माध्यम। ये मेरे वीडियो डाले हैं विद्यार्थियों, जैसे मैंने वीडियो में कविता, नाटक और विशेष लेखन पर मैंने वीडियो यूट्यूब पर मेरे हैं, वहाँ पर मैंने नोट्स के माध्यम से बताया था, उसमें ये सीधे सीधे उत्तर लिखे हैं, एक एक प्रश्न बना के नोट्स के रूप में उत्तर मेरे लिखे हुए। पहचान, कहानी में राजा को कैसी पर्दा चाहिए? अंधी, बहरी, गूंगी पर्दा चाहिए, आपको पता ही है, ये तो चित्र बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए जो शब्द सीमा है, 40 शब्द सीमा है, इसका ये हल करते हैं। विशेष लेखन और डेस्क क्या होता है? तो रेडियो और टीवी में कार्य करने के लिए अलग डेस्क होती है और उस पर अलग प्रकार के पत्रकार काम करते हैं, तो उसे डेस्क कहते हैं। ये इसका उत्तर था। विशेष लेखन के वो 4 क्षेत्रों के नाम लिखते हुए एक क्षेत्र को समझाइए। तो इसमें स्तंभ लेखन है, फीचर है, टिप्पणी करना, लेख है, समीक्षा, ये है। अब इसमें से किसी एक का वर्णन कर सकते थे, टिप्पणी पर है, लेख पर है, जो भी है, एक विषय का वर्णन करना था। और ये अगला प्रश्न था। फिर रेणु और आ गया, मैंने आपको बताया भी था कि रेणु का आ सकता है, तो फणीश्वरनाथ रेणु का आपके आ गया है। मलिक मोहन जायसी और केदारनाथ सिंह का भी कर सकते थे। फणीश्वरनाथ रेणु बिल्कुल आसान है। जो आंचलिक कवि है, मेला आंचल प्रति परिकथा, इनके उपन्यास भी है, जो मैंने कल ही वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने चर्चा की थी इसके बारे में, इनके रेणु जी के बारे में, तो आसान था ये। और यहाँ पर आप केदारनाथ सिंह जी का कर सकते थे, और नहीं तो मलिक मोहम्मद जायसी का कर सकते थे, जो आसान है एकदम, मलिक मोहम्मद जायसी। तो रघुवीर शाही की कविता तोड़ों का मूल भाव क्या है? तो बंधनों को तोड़ना, ये मूल भाव है, यानी रूढ़ियों को तोड़ना और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना, ये इसका मूल भाव है, जो ऐसा ही लिखा होगा आपने। अंगद ने रावण को कैसे समझाया? पठित रामचंद्र के अंश के आधार पर बताइए भाई, कि जो एक लक्ष्मण के द्वारा खींची गई धनुष की रेखा नहीं पार कर सके, और जबकि हनुमान जी ने लंका में आकर पूरी लंका को जला दिया, तो इसलिए उन्होंने समझाया कि भलाई इसी में है, कल्याण इसी में है कि सीता को सकुशल वापस लौटा दिए जाए। साझा कहानी समाज के किस वर्ग पर कथानक को लेकर लिखी गई है? तो ये समाज के पूंजीवादी धनाढ़ी वर्ग को लिखी गई। लेखक हैं असगर वजाहत, असगर वजाहत है, तो असगर वजाहत लेखक हैं, ये आपको लिखना था।
झोंपड़े के जल जाने का दुख नहीं था, बर्तन आदि जल जाने का दुख भी नहीं था। दुख में दुख उस पोटली का था। उपरोक्त वाक्य किसके लिए किया गया? सूरदास के लिए पोटली में किया था। तो पोटली में रुपए थे जो उसने अपने इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए रखे हुए थे। आरोहण पाठ पहाड़ियों के जीवन संघर्ष विविधताओं की जीवंत कहानी है, कैसे शुरू कीजिए? तो वहाँ सुख सुविधाएं नहीं होती है, सभी प्रकार के कष्ट उनको सहन करने पड़ते हैं, पेयजल व्यवस्था नहीं हो पाती है, न खेती ढंग से कर पाते हैं, साधन सुविधाएं है वो होती नहीं है, इसलिए उनका जीवन वास्तव में संघर्ष और विविधताओं की जीवंत कहानी है। ये ऐसे लिखना था। अगला प्रश्न है, बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? तो यहाँ पर प्राकृतिक परिवेश और ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसके आसपास ये उत्तर लिखना था। अमेरिका की खाऊ उजड़ सभी तो जीवन पद्धति दुनिया को कैसे प्रभावित किया है? तो इसने दुनिया को पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया है और औद्योगिक कल कारखानों से लोग विस्थापित हो जाते हैं, उनके घर बार जो है वो छूट जाते हैं और उनको नई जगह जाकर के रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो कल कारखानों से पर्यावरण विनाश होता है, प्रकृति का दोहन होता है, ये चीज़ें हैं वो इससे पूरा जीवन पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। तो ये है, आपको ऐसे उत्तर इसका लिखना था। खंड 6, संविद्या कान की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न था। क्या मूल संवेदना है कि संदेश देना, ये हूबहू ले जाना, जैसे हरगोविंद था। तो बहुत ही जो है वो आसान काम नहीं होता है ये, एक जगह संदेश ले जाए हूबहू देना। तो ये इसका इस प्रकार संदेश लिखना था। देवसेना गीत का मूल कथ्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देवसेना गीत में मूल कथ्य जो है वो व्यक्तिगत प्रेम को न्यौछावर कर देना राष्ट्र प्रेम के लिए, ये इसका मूल कथ्य और भाव है। इसके आसपास इसका उत्तर लिखना था। और सूरदास की झोंपड़ी में भैरव नामक पात्र की नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग कैसे दूसरों को हानि पहुंचाते अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ इसने हानि पहुंचाई, जैसे सूरदास के रुपये से जो थे उसके अभिलाषाओं को पूर्ति करने वाले, तो वो उसके जला दिए, इसलिए ऐसे लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इसके आसपास ऐसे उत्तर लिखना था आपको। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ विद्यार्थियों, जिसके आसपास यदि आपने उत्तर लिखा है तो सही है। मैं पद्यांश में किसी एक क्षय प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो जो सुख भगाता है, ये कविता है बनारस कविता, केदारनाथ सिंह की लिखी हुई है। ये प्रसंग लिखना था आपको। प्रस्तुत अवतरण बनारस कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता से लिया गया। जो है सुख भगाता है, यानी जो पहले से ही हैं और जो नहीं है, जो सांस्कृतिक कार्यों से जुड़े वो जुड़ जाते हैं और सब कुछ मुलायम हो जाता है। एक कहने का मतलब है कि बंदरों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उनको भी भीख मिलना शुरू हो जाती है। तो खाली कटोरों में भीख उतरना, ये सब कुछ है। आरती शुरू हो जाती है, चारों ओर सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों की धूमधाम शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें लिखनी। दूसरा था तुलसीदास जी के द्वारा लिया राम भरत प्रेम से, रामचरितमानस से लिया गया ये। तो इसमें आपको पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, यानी रोमांसी शरीर के साथ सभा के बीच में भरत खड़े हैं और आंखें जल से भरी हुई है, नेत्र अश्रुधारा से भर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कबू मोर ना मुनिनाथ निभावा, मेरा कहना तो मुनि ने निभाई दिया है। यहीं से अधिक और कहा, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं जानो नितना स्वभाव, मैं भगवान का स्वभाव जानता हूँ। अपराधी पर को नहीं, वो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नो विशेषी, मेरे पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। और खेलत खुनिश कबू न देखी, और खेल में उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं निकाला, क्रोध नहीं किया, कभी नहीं देखा मैंने। शिशुपन ते परिरव ने संग, और बचपन से उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा है। कबू न कीनी मोर मन भंगू, मेरे मन को कभी दुखी नहीं किया है। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोई, मैं भगवान कृपा ईश्वर की कृपा से ही जीवन जी रहा हूँ। हारे हूँ खेल जीता हूँ मैं, और उनकी इतनी कृपा विशेष कृपा रही है कि जब भी मैं हारने वाला होता था तो वो मुझे जीता देते थे। तो ये आपको लिखना था। और फिर विशेष में आपको अलंकार वगैरह कुछ लिखने थे। अब देखो, पठित गद्यांश किसी एक विषय प्रसंग गद्यांश है ये। तो ये कुटज का लहरा था पौधा खड़ा है, तो ये है। इसमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कुटज निबंध से लिया गया है, जो इसका आपको लिखना था चीज विषय के बारे में। और निबंध में बहुत आसान है। कोरोना पर फिर से आ गया, आपके 10वीं में आया था, यहीं आ गया वैश्विक महामारी निवारण के उपाय। तुलसीदास जी की रचना पर भी आप लिख सकते थे। तुलसीदास जी की बारे प्रमाणिक जो रचना है उस पर कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस वगैरह। और नैतिक जी मूल्यों का महत्व क्या है, ये है सवाल में। तो आसान आए निबंध भी आपके 400 शब्दों में। इस प्रकार विद्यार्थियों संपूर्ण पेपर मैंने हल करवा दिया है और आशा करता हूँ आपने ऐसे ही किया होगा। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ। आप पूरा देखें, बिना स्किप किए, और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू विद्यार्थियों।